पर चर्चा करने के लिए, जो कि भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ी लर्निंग है। बहुत सारे लोग जो शेयर बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें यह आवश्यक है कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किस तरह किसी कंपनी की हेल्थ जानी जाती है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे उस अंदाज की जिसके चलते भारत के बहुत से लोगों को अपना पैसा, बैंकों को अपना पैसा अटका हुआ दिखा एक व्यक्ति के कारण। कुछ सीखेंगे भी, हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड निवेश कितने मायने रखते हैं। इन सारी बातों को आज के सेशन में समेटते हैं। आइए शुरू करते हैं। सुर्खी है कि शेयर बाजार से 5 साल के लिए अंबानी को बैन कर दिया गया। कौन से वाले अंबानी? मुकेश अंबानी की अनिल अंबानी? बाय द वे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की जब बात होती है तो ये कंबाइंड एक ही चीज में ट्रीट किए जाते थे, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे। लेकिन आज के सेशन में जिनकी चर्चा है वो अनिल अंबानी की है। सेबी के द्वारा हाल ही में इनके ऊपर 25 करोड़ रुपए का पनिशमेंट लगाते हुए कहा गया है कि अगले 5 साल तक आप शेयर मार्केट में कोई भी डील नहीं कर पाएंगे, यानी कि कोई कंपनी नहीं ला पाएंगे या कोई फैसले नहीं ले पाएंगे। शेयर और तो और जो इनकी कंपनीज हैं उन पर भी पनिशमेंट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट लगा दी गई है। सारी बातें विस्तार से जानेंगे कि इन्होंने क्या खेला किया था, यानी फंड डाइवर्जन इन्होंने कैसे किया था। लेकिन इनके बारे में मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी बताया था, लगभग महीने भर पहले मैंने आप लोगों को रिलायंस के जियो के बारे में बताया था। और मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से अंबानी का जियो भारत को कंट्रोल कर रहा है। और उस समय जब मैं इस स्टोरी को कवर कर रहा था तब मैंने आपको कुछ डिटेल्स दिए थे अपने सेशंस में और बताया था कि 2002 के अंदर जब धीरू भाई का निधन हुआ, धीरू भाई बोले तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के फादर, जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने अपनी जो विरासत छोड़ी वो दोनों भाइयों में बटी। तो दोनों भाइयों में जब विरासत बटी तो मुकेश अंबानी जो कि बड़े भाई हैं उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल बिजनेस रखा, और जो छोटे भाई हैं जो कि अनिल अंबानी जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने फाइनेंस, टेलीकॉम और एनर्जी यूनिट रखी। और दोनों ने एक दूसरे से एग्रीमेंट किया कि टेलीकॉम बिजनेस जो कि उस समय रिलायंस का काफ़ी चल रहा था, धीरू भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट था, बड़े भाई से छोटे ने कहा, छोटे वाले बोले तो अनिल ने कहा कि आप मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे आने वाले 10 सालों तक, यानी कि आप टेलीकॉम से दूर रहिए। ऐसे में बढ़िया जो ग्रोइंग फील्ड्स थे वो छोटे वाले के हाथ में आए, यानी अनिल के हाथ में आए। अगर आप ध्यान से देखें तो टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी, तो टेलीकॉम रिलायंस जो चला करता था वो अब बंद हो चुका है। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस में इनके पास एक बहुत बड़ा ब्रांड था, दैट इज रिलायंस कैपिटल। कितना बड़ा ब्रांड था वो? भारत का कैपिटल फंड के साथ, मतलब रिलायंस कैपिटल जो है वो इंडेक्स फंड में आया करता था। अब ये क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, और कैसे इन्होंने सब बर्बाद किया वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। और इस पूरी कहानी को किस तरह से आप लोग समझते चले, क्योंकि ये अपने आप में लर्निंग है। आज सुर्खी है कि सेबी ने 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी अनिल अंबानी पर लगाई है और 5 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया है कि अब 5 साल के लिए मार्केट से दूर रहिए, जिसके चलते रिलायंस इंफ्रा, पावर शेयर और इनके जितने भी मतलब शेयर्स हैं वो गिर पड़े हैं। मार्केट जिस समय ओपन था उस समय का, क्योंकि आज का सेशन तो हम लोग मतलब 2 दिन पुरानी जानकारी पर कर रहे हैं, तो उस समय जब मार्केट चल रहा था तो मार्केट में जो डिले है, डिके है, वो सब ऑब्जर्व किया गया था। हम चर्चा कर रहे हैं इनके पैसे वाले बिजनेस की, जिसका नाम रिलायंस कैपिटल से शुरू होता है। साथियों, देश के अंदर भारत का जब हम लोग शेयर बाजार डिस्कस कर रहे होते हैं, हम लोग बात करते हैं कि आज शेयर मार्केट में सेंसेक्स चढ़ा या गिरा, है ना। हम चर्चा कर रहे होते हैं निफ्टी 50 में अंक ऊपर चढ़े या गिरे। तो हम जब सूचकांक की बात कर रहे होते हैं, शेयर सूचकांक की बात करते हैं, तो जब हम जिस सेंसेक्स की बात कर रहे होते हैं वो असल में शेयर बाजार की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके टॉप 30 कंपनीज के ही फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर बताया जाता है कि टॉप 30 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। ऐसे ही जब निफ्टी 50 बोला जाता है तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज को ही ध्यान रखा जाता है। और ये जो टॉप 30 कंपनीज हैं ये डाइवर्स्ड फील्ड से ली जाती हैं, यानी फाइनेंस से ली जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से ली जाएंगी, रिटेल से ली जाएंगी, इस तरीके से डिफेंस से ली जाएंगी, ताकि देश की हालत को पता लगाया जा सके, आर्थिक ताकत को, आर्थिक हेल्थ को पता लगाया जा सके, है ना। तो आज जिस हम रिलायंस कैपिटल की बात कर रहे हैं ये एक टाइम पर देश का इंडेक्स फंड कंपनी हुआ करती थी, इंडेक्स कंपनी हुआ करती थी, एक तरह से ये समझिए। अब आप कहेंगे ये क्या कहानी है? टॉप 30 कंपनीज जिनसे ये पता चल रहा है कि भारत का शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आज जब आप सुनते हैं ना शेयर बाजार इतने अंक चढ़ा, इसका मतलब है कि इन टॉप 30 कंपनीज का शेयर चढ़ा है। और आप देखते आ रहे हैं कि कहां से शेयर मार्केट लगातार चढ़ता चला जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर कोई इन टॉप 30 कंपनीज में निवेश करके चल रहा है
तो मार्केट के बढ़ने के साथ साथ वो अपना पैसा भी बढ़ाता जा रहा है। आप और हम लोग शेयर से पैसे कैसे, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं? तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं, आइदर हम डायरेक्ट शेयर परचेज करते हैं या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जो इंडेक्स कंपनीज में पैसे लगाते हैं उन्हें इंडेक्स फंड कहते हैं, है ना। तो मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके हालात देखिए कि ये क्या हुआ करते थे। ये वो व्यक्ति थे जो रिलायंस कैपिटल को इंडेक्स फंड में पाते थे। निफ्टी 50 में कभी CIL ने इनको रिप्लेस किया था, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए कि इंडेक्स कंपनी होने वाली, मतलब टॉप 50 में रहने वाली कंपनी थी कभी रिलायंस कैपिटल। अब इसके साथ साथ एक लर्निंग भी ले लो। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में या शेयर बाजार में, तो वो दो प्रकार से कर रहा होता है जनरली। या तो वो डायरेक्ट कंपनी का शेयर परचेज कर रहा होता है, और अगर उसको कंपनी की जानकारी नहीं होती है तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहा होता है। म्यूचुअल फंड्स बोले तो आप 10-15 लोगों का पैसा, मतलब बोलचाल की भाषा में 10-15 लोगों का, लेकिन वो 1000-1500 लोगों का पैसा है, किसी कंपनी ने एकत्रित किया कि लाओ साहब अपना पैसा दो और मैं आपका पैसा बाजार में लगाऊंगी। तो आप दिमाग में सवाल लाएंगे कि सर कोई कंपनी हमारे बिहाफ पर पैसा लगाएगी, इस पैसे की क्या गारंटी है कि वो सही तरह से इन्वेस्ट करेगी? तो वो लोग कहते हैं कि हम बड़े बुद्धिजीवी लोगों को अपने साथ रखते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट के साथ में हम लोग कंपनीज का पैसा लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हो साहब आप पैसा? तो बोले अलग अलग प्रकार के, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, ब्लू चिप कंपनीज में, या फिर अगर आपको लगता है कि इंडेक्स कंपनीज जिनसे देश को अपने शेयर बाजार की हेल्थ पता चल रही है, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बोले हम लोग तरह तरह से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बोले ठीक है। तो इंडेक्स कंपनीज में पैसा, जो इंडेक्स कंपनी बोले तो इन टॉप 50 या 30 में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाता है। यानी एक टाइप का ये म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। इन पैसों को निवेश करके बहुत से लोग बहुत ही सेफ प्रकार का इन्वेस्टमेंट पाते हैं। वॉरेन बफेट ने भी एक बार ये कहा था कि इंडेक्स फंड्स जो है वो सेफ फंड्स में कंसीडर किए जाते हैं, है ना। उन्होंने अपनी तरफ से एक लाइन बोली थी कि दीज आर दी सेफ फंड्स, जिनके अंदर लोग पैसा लगाते हैं जिन्हें मार्केट के बारे में नहीं पता है। अगर किसी देश का मार्केट अच्छा चल रहा है, दैट मीन्स उसके इंडेक्स मार्केट अच्छी चल रही है, टॉप 30 या टॉप 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और लोग उनमें पैसा लगा रहे हैं, दैट मीन्स वो उनके साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। नुकसान क्या होता है? ये थोड़ा स्लो ग्रो करती हैं। कुछ कई बार ऐसा होता है ना, कई कंपनी एकदम कई % प्रॉफिट बना गई, ये कंपनीज एकदम वो नहीं दिखाती हैं कि साहब बम्प आ गया। लेकिन हाँ, मार्केट जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन भी भारत का मार्केट लगातार सूचकांक बढ़ते चले जा रहे हैं, 80,000 पार हो गया, दैट मीन्स ये टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि देखो इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। एनीवे, तो आप में से कुछ लोग इन पैसों को, जहां पर भी कुछ लोग इन्वेस्ट, क्योंकि क्लास के साथ साथ आपको एक अतिरिक्त ज्ञान भी दिया जाता है ना कि मार्केट के बारे में आप क्या जानकारी प्राप्त करेंगे, खबर के साथ साथ अतिरिक्त जानकारी क्या है। तो अतिरिक्त जानकारी ये है कि निवेश करते समय, क्योंकि बातें जब बाजार की हो रही हैं तो ये जान लें कि निवेश करते समय अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो बहुत से बुद्धिजीवी लोग सजेस्ट करेंगे आपको कि इंडेक्स कंपनीज को फोकस करें। और अगर आप खुद शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा नहीं लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगाते हैं, तो उसमें भी अधिकांश सेफ साइड इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये इंडेक्स फंड में पैसा लगाने वाली कंपनीज कई सारी हैं और ये कई सारी कंपनीज भी आपको बहुत अच्छे से रिटर्न्स भी दिलवाती हैं, मतलब आपके बिहाफ पर पैसा लगाती हैं। इनका पैसा लगाकर बढ़िया रिटर्न दिलाने का कारण क्या है? सामान्यतः जब भी कोई कंपनी आपका पैसा लगाती है तो आपसे कुछ फीस वसूलती है ना, कि भाई आपका इतना पैसा लगाया तो इतना पैसा हमारा होगा इसमें से। कुछ कंपनीज उस पैसे को कम करती हैं, कुछ कंपनीज ज़्यादा पैसे लेती हैं। जैसे मार्केट में अलग अलग प्रकार की कंपनीज इंडेक्स में काउंट की जाती हैं और उन इंडेक्स कंपनीज का चूंकि फंड डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है तो रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हमको एज ए कस्टमर यानी एज ए इन्वेस्टर हमें फ़ायदा क्यों होता है? क्योंकि इन कंपनीज का जब कोई खर्चा करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी बीच में आती है तो उसका एक्सपेंस जो रेशो है वो कम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने एक्सिस का अभी लेकर के आया था तो इसको आप देखें तो इनका जो एक्सपेंस रेशो है ना वो बहुत कम है, यानी एक प्रकार से आपसे जो पैसा लेने वाले हैं ये बहुत कम है। तो टेक्निकली अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में, तो उनके लिए ये फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं जिनके ऊपर वो लोग काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको लग रहा है एक्सिस के थ्रू करना है, मोतीलाल ओसवाल के थ्रू करना है, कोई भी कंपनी जिसके थ्रू आपको लगता है कि इस फंड में इन्वेस्ट करके पैसे कमा जा सकते हैं, तो ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके हैं। हमने ये सारी कहानी क्यों सुनी? क्योंकि रिलायंस कैपिटल कभी उस इंडेक्स में होने वाली कंपनी हुआ करती थी। उस कंपनी को आज इस हद तक बेइज्जत होना पड़ रहा है कि सेबी कह रही है कि गलती से भी आप अपनी लिस्टिंग खोल मत देना। मतलब आप इनका शेयर अब खरीद और बेच और नहीं सकते। मतलब आपने
जिस कंपनी को इन टॉप 30 या 50 में देखा, मतलब शेयर बाजार जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, इसीलिए बहुत समय समझदार लोग आपसे कहते हुए पाए जाते हैं भाई शेयर में पैसा मत लगाना। क्यों मत लगाना? अभी तक मैंने जो आपको कहानी बनाई वो क्या थी कि देखो इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो सेफ रहता है। इसका जस्ट उलट मैं क्या सुना दे रहा हूं कि एक कंपनी है जिसके अंदर ट्रेडिंग ही बंद कर दी गई है कि भाई इसका पैसा नहीं निकाल सकते आप, फंस गया अब आपका पैसा। वो इन भाई साहब के कारण। इन भाई साहब ने क्या किया ऐसा, अब उसको ध्यान से सुनो। सेबी ने हाल ही में इनके ऊपर सिक्योरिटी मार्केट के अंदर शेयर बाजार, डेट, डेरिवेटिव, इनमें 5 साल के लिए इन्हें बैन कर दिया है और कहा है कि 25 करोड़ रुपए जुर्माना दो, अब आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे। यानी कि आपका होना ही कंपनी के नुकसान की पहचान बन गया है। सेबी ने इनकी एक कंपनी जिसका नाम था रिलायंस होम फाइनेंस, उनके पूर्व अधिकारियों पर भी और 24 और अदर एंटिटीज पर भी शेयर मार्केट में बैन कर दिया और कहा है कि आपको भी जुर्माने देने होंगे। इसके लिए 6 महीने के लिए रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को भी बैन कर दिया गया है और उस पर भी 6 महीने का जुर्माना, 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कंपनी पर जुर्माना बहुत ही नॉमिनल सा लगा है। सेबी की वेबसाइट पर बकायदा ये पूरे नाम पड़े हुए हैं, किसके ऊपर कितना लगा है, किसका पैन कार्ड नंबर क्या है, सारी डिटेल बकायदा यहाँ पर डली हुई है, सो दैट कोई अगर उनको लोन देने वाला हो तो वो सतर्क हो जाए। सेबी ने बकायदा 222 पेज का एक फाइनल ऑर्डर दिया है जिसकी जांच से पता चला है कि RHFL यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड जो है उसके अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की थी। अब यार ये पैसों की हेराफेरी कैसे हुई थी इसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि कैसे कहानी बनी इस तरह से रही है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको कहा कंपनी में इंडेक्स फंड, सेफ फंड्स होते हैं, पैसा लगाओ बढ़िया रहो, वो यार इस स्थिति तक कैसे पहुंचा अब उसको समझना जरूरी है। मतलब मार्केट में क्या जरूरी है वो है आपको घटनाएं जो घटित हो रही हैं उन पर पैनी नजर बना के रखना। कोई कंपनी अगर कहीं किसी के साथ में डील में डिफॉल्टर प्रूव हो रही है, कहीं किसी की कंपनी ऑडिट करने में पिछड़ रही है, उन चीजों पर नजर अगर आप रखोगे तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन के पैसा लगाओगे। अभी मैं उस पर धीरे धीरे आपको लेकर चलूंगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की है ऐसा सेबी का कहना है। और कैसे की है साहब? तो उनका कहना है कि इन्होंने अपने होम फाइनेंस कंपनी से, खुद की होम फाइनेंस कंपनी, उस होम फाइनेंस कंपनी से अपनी अन्य कंपनियों को या अपने लोगों को लोन दिलवा दिया। अपनी कंपनी को लोन दिलवा दिया, अपनी होम फाइनेंस कंपनी से, भाई तुम इनसे लोन ले जाओ बिना डॉक्यूमेंट के, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, ले जाओ पैसे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ तो सेबी ने यह तक पता लगाया कि इन महाशय ने कई ऐसी कंपनियों को लोन दिया जिनका आज आवेदन आया, शाम को लोन मिल गया और 65% इनके लोन शक के दायरे में है। अब ये क्या कहानी है इसको सुनते हैं। देखो, रिलायंस का इन्होंने फंड डाइवर्ट किया। क्या है ना, इनकी एक अम्ब्रेला कंपनी जिसको हमने रिलायंस कैपिटल कहा, उसके अंडर में एक सब्सिडरी कंपनी आती थी जिसका नाम है रिलायंस होम फाइनेंस। मतलब आप ऐसे समझो कि मैंने एक कंपनी बनाई, जैसे जो अल्फाबेट करके कंपनी है जिसके अंदर गूगल आता है, तो एक पैटर्न कंपनी है, उसके अंडर में कुछ छोटी सब्सिडरी कंपनी है। तो ऐसे कैपिटल के अंडर में रिलायंस होम फाइनेंस करके कंपनी आया करती थी। रिलायंस होम फाइनेंस नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी का काम था लोन डिसबर्स करना, लोगों को नाम से ही पता चल रहा है घर बनाने के लिए लोन देना। ये लोन देने वाली कंपनी का ही फंड डाइवर्ट हुआ है, ये इन पर आरोप है। इन्होंने अपने पैसे का जिस काम के लिए उपयोग करना था वो ना करके कहीं और कर लिया। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे इनका अपना पैसा जहां मन में आए उसको दें, गलत। कंपनी का पैसा जिस पर्पज के लिए यूज किया जाना होता है वो आपको बताना होता है। ऐसा नहीं है कि XYZ व्यक्ति की कंपनी है, उसका पैसा है, वो जिसकी मर्जी पड़े वहां खर्च करें, नहीं। कंपनी जब बनती है तो उसको पूरी तरह कंपनी नियम से चलाया जाता है। कंपनी के अपने कानून होते हैं, भारत सरकार द्वारा उनको बताया जाता है। उसमें बकायदा शेयर धारक होते हैं, शेयर धारकों के हितों का ध्यान रखा जाता है, डायरेक्टर्स की बातों का ध्यान रखा जाता है। जिस उद्देश्य से, फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी आपने बनाई जिसका काम है बर्तन बनाने का, अचानक आप देखते हो कि कंपनी खर्च कर रही है एक बहुत बड़ा मकान खरीदने में, तो आपको इस पैसे को खर्च करने से पहले
कंपनी के डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपको मकान खरीदने की क्या ज़रूरत है। खरीदो तो आपको ऑफिस खरीदना चाहिए या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री खरीदनी चाहिए, ये मकान क्यों खरीदना, फंड को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो, है ना। ऐसे ही रिलायंस होम जो फाइनेंस था, अच्छा इंटरेस्टिंगली इन लोगों का खुद का पैसा क्या होता है, बड़े जो लोग हैं ये भारत के बड़े पैसे वाले लोग, ये हमारा ही पैसा घुमा रहे होते हैं। आप पूछेंगे वो कैसे, ये बैंकों से कर्जा लेके चल रहे होते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया से ले लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लिया, एसबीआई से ले लिया, इनका पैसा लेकर के और कंपनी चला रहे होते हैं ये लोग। तो टेक्निकली हमारा पैसा होता है कंपनी के पास लोन के रूप में, लोन वाले उस पैसे को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है अपनी पॉलिसीज के अनुसार। अब उस पैसे को ये भाई साहब अपने काम में यूज कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा नहीं भाई, लगभग 10,000 करोड़ का मामला था जो रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर सवालों के घेरे में आया, फंड डाइवर्सन के बारे में आया। इसको थोड़ा सा और समझते कि ये स्थिति आई कैसे। जनाब 2002 के अंदर धीरू भाई अंबानी जब नहीं रहे तो उसके बाद इनके बच्चों के बीच में संपत्तियां बटी, तो ये जो छुटके वाले हैं अनिल अंबानी, इनके पास में फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर और टेलीकॉम बिजनेस आया। इन्होंने 2007 में रिलायंस कैपिटल के नेतृत्व में मतलब काम किया, इनका बढ़िया काम चला, बनाया हुआ काम था, पुराना काम था, चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि एचडीएफसी से बड़ा काम रिलायंस कैपिटल का हो गया। 70,000 करोड़ से अधिक का मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस कैपिटल का हो गया। भारत के टॉप 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिलायंस कैपिटल साझा होने लगा। 2008 में दुनिया में मंदी आई थी, उसके ऊपर हमने एक प्रॉपर सेशन बनाया है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो गई थी। उस मंदी के दौर में इनके कुछ डिसीजंस गलत रहे। जहां मंदी के समय लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं, ये उसके रिएक्शनरी रूप से एक्सपेंशन पर फॉलो वो करते चले गए कि ठीक है दुनिया में मंदी होगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे पास बढ़िया पैसा है, मैं फलानी कंपनी को खरीदूंगा, उसके साथ जॉइंट वेंचर करूंगा। इन्होंने मंदी को सिरे से खारिज कर दिया कि कुछ है ही नहीं, और धड़ाधड़ एक्सपेंशन करते चले गए, उन सेक्टर्स में भी पैसा लगाते चले गए, चाहे मीडिया हो, चाहे डिफेंस हो, सब तरह से पैसा उस समय पर जब मार्केट मंदी में था, यानी मार्केट खर्च करना नहीं चाह रहा था लेकिन ये धड़ाधड़ खर्च करते चले जा रहे थे। वो जो कालखंड था 2008 वाला जो इनके साथ हुआ, उसका खामियाजा 2018 में देखने को मिला, जब रिलायंस कैपिटल जो इनकी मेजर कंपनी थी, जो इस तरह से एक समय देश की टॉप 3 कंपनीज में आया करती थी, जिसको आप इंडेक्स फंड में देख चुके थे, इंडेक्स कंपनी में देख चुके थे, उस कंपनी ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों की स्थिति उजागर कर दी। उजागर कैसे हुई? क्या होता है ना, जब बड़ी कंपनी होती है तो इनकी प्रॉपर ऑडिटिंग करनी होती है, ऑडिटर्स बिठाने होते हैं। तो इसकी ऑडिट करने वाली कंपनी जिनमें से एक पीडब्ल्यूसी है, उसने भाई साहब इनकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि यार अपन हस्ताक्षर नहीं करेंगे, मामले में घालमेल है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा हो तो जो बायजूस का मामला हुआ था, तो बायजूस के अंदर जो ऑडिटर फर्म थी उसने मना कर दिया, मैं साइन नहीं करूंगा भाई, इसमें गड़बड़ है। तो ऐसे में इन्वेस्टर को समझदारी से क्या देखना चाहिए ना, कि अगर कोई भी कंपनी किसी इस प्रकार के ड्यू डिलीजेंस में फंस रही है, उसकी ऑडिट फर्म मना कर रही है कि नहीं मैं साइन नहीं करूंगा, इन्वेस्टर को समझदार हो जाना चाहिए इसी समय पर कि भाई पैसा अब रिस्क में जा रहा है। ये अर्ली साइंस हैं जिनसे आपको पता चलता है कि कंपनी की हालत ठीक नहीं है, कुछ तो घालमेल है, और अब ऑडिटर डर रहा है कि अगर मैंने साइन कर दिए तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में इनकी रेटिंग घटा दी जाती है, रेटिंग घटा के इनको डी रेटिंग में डाल दिया जाता है। केयर रेटिंग जो है इनकी कैपिटल की रेटिंग को बीबी से डी कैटेगरी के अंदर डाल देता है। इनके हालात, वित्तीय हालात इतने खराब होते हैं कि 2019 में आप खुद ब्रिटेन की एक कोर्ट में जाकर खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं। ब्रिटेन की कोर्ट क्यों पहुंचे? असल में हुआ यह था कि इन्होंने 3 चीनी बैंकों से, चाइना की बैंकों से $700 मिलियन, लगभग 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ली थी। वो कंपनियां इनसे पैसा लेने के लिए इन्हें ब्रिटेन की कोर्ट में ले गई कि वहां पर आपके मामले की हम सुनवाई कराएंगे। ब्रिटेन की कोर्ट में जाकर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि सर पैसा है ही नहीं, कहां से दूं, मैं तो बैंकरप्ट हो गया। अब भारत का एक व्यक्ति जो एशिया के टॉप 6 में आता था एक समय पर पैसे वाले में, अनिल अंबानी, वो ब्रिटेन की कोर्ट में पहुंच करके कोरोना से जस्ट पहले ये कह दे रहा है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बैंकरप्ट हूं जी मैं, तो मुझे कह दो साहब बेच दो, जो मेरा माल है वो बेच दो, ले दो। इधर भारत के अंदर इतना बड़ा कारोबार फैला पड़ा है, रिलायंस कैपिटल चल रही है, रिलायंस कैपिटल के अंडर में सब्सिडरी चल रही हैं, होम फाइनेंस चल रहा है, इंफ्रा चल रहा है, पावर चल रहा है। ये सब हैंड टू माउथ हो गया कि भाई क्या हुआ, हमारा मालिक कह रहा है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और सोचो उस समय कोरोना और आ गया। समझ में आ रहा है? स्थितियां जब उजागर होने लगी तब हमारे देश की
बहुत सारी संस्थाएं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहता है मैं तो बैंकरप्ट हो गया, एजेंसीज एक्टिवेट हुई कि चेक करो भाई क्या गड़बड़ कहां फंस गई। ऐसे में फिर हमारी आरबीआई, सेबी, ये सब एक्टिवेट हुई, ढूंढने लगे कि चक्कर क्या है, कहां फंस गया ये। तो भाई साहब पता चला कि इनकी एक सहायक कंपनी जिसका नाम है रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, वो डिफॉल्टर हो गई, यानी कि चुका नहीं पा रही पैसा, कर्जा लिया था अब दे नहीं सकते साहब, हो गए हम डूब गए। नवंबर 2021 में आरबीआई ने अपनी तरफ से इंटरफेयर करते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया और कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग में भेज दिया, भाई इंसॉल्वेंसी इसको करो भाई, बैंकरप्सी कर दो इसकी, तो हो गया। आरबीआई ने इसके तहत अपनी तरफ से इसके सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सब देखा कि इसका मामला क्या बिगड़ रहा है, तो अंदाजा लगाइए कि जहां कभी इनके रिलायंस का जो ये फाइनेंशियल होम फाइनेंस वाला जो काम था, आरएचएफएल वाला, जिस कंपनी का शेयर कभी 60 रुपए के आसपास हुआ करता था, जब ये जानकारी पता चली तो 75 पैसे का रह गया। मतलब आप ऐसे सोचो कि किसी के 60 रुपए 75 पैसे बन गए, 60 रुपए 75 पैसे बन गए, तो उसका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिट्टी हो गया, राख हो गया। मतलब एक व्यक्ति के किसी एक डिसीजन ने कंपनी को धड़ाम से नीचे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, सेबी साहब जांच करने बैठी कि क्या हो गया। हमारे देश में तो ऐसे ही होता है ना, पुलिस बाद में आती है जब घटना घटित हो जाती है। टेक्निकली तो सेबी को पहले पता होना चाहिए था। भाई असल में हमारी जांच एजेंसीज को क्यों नहीं पहले पता चलता ऐसा कि कुछ घालमेल हो रहा है। एनीवे, बाद में पता चला तो क्या पता चला कि सेबी को पता चला कि अनिल अंबानी की जो होम फाइनेंस कंपनी है उसने अनस्क्रूटनाइज्ड तरीके से लोन बांट दिए, यानी बिना जांच पड़ताल के लोन बांट दिए। ऐसे में अब सेबी उनके ऊपर 25 करोड़ का फाइन लगा रही है। अब आप सोचेंगे 25 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। अब आप सोचो इन्होंने लोन कितने बांटे, पहले उससे अंदाजा लग जाएगा कि अनिल अंबानी कितने बड़े मास्टरमाइंड थे। 25 करोड़ का अगर किसी को पता हो ना कि फाइन लगेगा और उससे मैं इतने करोड़ कमा सकता हूं, तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो फिर हर आदमी अनिल अंबानी बनना चाहेगा। देखो क्या कहानी है। न्यूज ये है कि इन्होंने, कंपनी ने 2018 से 19 में जो लोन बांटे उनके अंदर वर्किंग कैपिटल एंड विच वर डिसबर्स्ड विदाउट ड्यू डिलीजेंस टू रिलेटेड पार्टीज, द लोन अंडर इन्वेस्टिगेशन अमाउंट वाज 8,470 करोड़। 8,500 करोड़ के लोन इन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के डिसबर्स्ड कर दिए। अंदाजा इससे लगाइए कि इन्होंने अपनी जो मनी है उसको, जनरल पर्पस वर्किंग कैपिटल को, इन्होंने लोगों के बीच में बिना किसी जांच पड़ताल के, मान लो कि आप कर्जा लेने आए, कर्जे के नाम पर आपको कंपनी ने कर्जा दिया, लेकिन ये जांचा ही नहीं कि आप कौन हो। क्यों नहीं जांचा? क्योंकि आप भी रिलायंस के एक समूह का हिस्सा हो। अनिल धीरूभाई कंपनी के ही किसी और कंपनी को चला रहे हो, कोई और मेल आईडी यूज कर रहे हो, कोई सेम एड्रेस यूज कर रहे हो लेकिन मेल आईडी वगैरह यूज कर रहे हो, उनको इन्होंने कर्जा बांट दिया। मतलब एक तरह से इन्होंने अपने ही, इसको कहते हैं ना, अपने कहावत है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अनिल अंबानी ने अपनी ही कंपनियों को लोन बंटवाया। इन्वेस्टिगेशन में सेबी को पता चला कि 62 लोन ऐसे हैं, कितने रुपए के हैं? 5,552 करोड़ रुपए के। अर्थात कुल जो 65% इनके टोटल अमाउंट जो इनके जो इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं उनमें से 62 लोन, जिसमें 5,500 करोड़ के लोन इन्होंने अप्रूव किए, वो सेम डे अप्रूव कर दिए जिस दिन लोन एप्लीकेशन आई। 27 लोन जो कि लगभग 2,000 करोड़ के थे, वो बोरोवर को एप्लीकेशन वाले दिन, मतलब सेम डे अप्रूव कर दे रहे हो। सेबी ने अपने ऑर्डर के अंदर इन जांचों को करने की जब बात की तो पता चला कि ड्यू प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया गया। यह तक चेक नहीं किया गया कि सामने वाला कितना ज्यादा संभावित है कि वो डिफॉल्ट मार जाएगा। एक तरह से लोन देने वाली कंपनी बनकर के ये अपना रिलायंस होम फाइनेंस चला रहे हैं, अपने से पैसा बांट रहे हैं, सामने वाले को चेक ही नहीं कर रहे कि पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा। क्यों चेक नहीं कर रहे हैं साहब? क्योंकि जो लेने वाले लोग थे ना पैसा, वो रिलायंस समूह के ही सदस्य थे। इनकी अपनी ही तरह की और जो कंपनियां चल रही थी वो लोग इनसे लोन ले रहे थे, यानी ये अपने एक कंपनी के पैसे को दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर रहे थे। यही था फंड डाइवर्जन, जिसको सेबी ने अब समझाया है। इन्होंने बकायदा यह भी बताया सेबी ने कि केवल हम ही नहीं है इस बात को पता लगाने वाले, PwC नाम की जो रेटिंग एजेंसी है जो इनकी फाइनेंस ऑडिट करती थी वो कंपनी हो, या फिर ग्रांट थॉर्टन करके कंपनी हो, फॉरेंसिक ऑडिटर जो है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिठाई, बोले इन लोगों ने भी यही चीज पकड़ी। इनको भी यही समझ में आया कि ये लोग अपनी तरफ से पैसे उन लोगों को बांट दे रहे हैं जिनसे इनके निजी हित जुड़े हुए हैं, और इनके लोन बांटने जो संदिग्ध हैं, जिनसे पता है कि पैसे वापस नहीं आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो इन्होंने देखो कितना समझदारी से काम किया। ग्रांट थॉर्टन जो है इसको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बिठाया गया था।
मतलब बेचारी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा लगा हुआ था इनकी कंपनी में, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से इन्होंने लोन लिया होगा। बैंक से लोन लिया अनिल अंबानी ने, अनिल अंबानी ने रिलायंस फाइनेंस कैपिटल बनाई, रिलायंस फाइनेंस बनाया, होम फाइनेंस, उससे पैसा बांटा अपनी अपनी कंपनियों को और खुद से कह दिया साहब पैसा खत्म, मैं तो अपने आप को डिफॉल्टर कर रहा हूं। सोचकर देखो किस तरह से बैंकों के पैसे को डाइवर्ट करके और खुद को कह दिया मैं बैंकरप्ट हो गया। आज 5 साल के लिए इनके ऊपर बैन लगा दिया गया कि ये कुछ नहीं करेंगे, 25 करोड़ की पेनल्टी है। अपने लिए एक बड़ी न्यूज़ हो सकती है, इनके लिए सोचो ना 10,000 करोड़ रुपए साइड में हो गए। होता रहेगा जब तक ये केस वेस लड़ लड़ा के दोबारा परमिशन लेके आ जाएंगे। मामला ये रहा। लेकिन हाँ, कंपनी की जो एक समय इतनी वर्थ थी वो पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। रिलायंस कैपिटल जो कि इनकी कैपिटल मतलब सबसे बड़ी कंपनी थी जिसके अंडर में ये सब सब्सिडरीज चल रही थी, उनकी वैल्यू गिर गई। सेबी ने ये जांच की, इस तरह की पेनल्टीज लगाई, इनके उन लोगों पर भी लगाई जो अन्य कंपनीज के सीईओ थे या सीएफओ थे। मेरा मानना यह है कि इस तरह की जो गतिविधियां हो रही होती हैं समय पर क्यों नहीं एजेंसी पहले चेत जाती, जब उन्हें ये इस तरह का काम होते हुए दिख रहा हो, जब ये अंदाजा लग रहा हो कि चाइनीज कंपनी उठा करके ब्रिटेन ले जा रही है, तो उसी समय पर क्यों नहीं खुद से सक्रिय होकर के जांच कर ली जाए। क्यों नहीं हमारी जो आरबीआई जैसी एजेंसीज हैं ये पहले से पता लगा लें कि सामने वाला अगर लोन दे रहा है तो किस तरह की चीज़ों को लोन दे रहा है। खैर जो भी हुआ वो फिलहाल आपके सामने है, अपडेट के रूप में जानकारी है। फिलहाल जब से ये खबर आई इनका शेयर बाजार पूरी तरह से गिर गया है। आप लोग यहाँ से जो मेजर लर्निंग ले सकते हैं वो लर्निंग ये है कि भैया अगर कोई भी कंपनी आपको ऐसा लगे कि जिसके ऊपर ऑडिटर्स ने अपनी तरफ से आंख उठा दी है कि हाँ भाई हम नहीं खेल पाएंगे आपके साथ, या उनके इन्वेस्टर्स उनमें रुचि दिखाना बंद कर दिए हैं, ये 2 अर्ली साइंस होते हैं जहां पर आप कंपनी की हेल्थ को पहले से पता लगा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर किसी की तबीयत खराब होने वाली है तो उसको पहले से हल्का हल्का फीवर आने की मतलब खांसी जुकाम सी होने लग जाएगी। ऐसे कंपनी की हालत के बारे में सबसे पहले ऑडिटर की सूचना और इन्वेस्टर की सूचना, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बिहेवियर से कंपनी की हेल्थ पता लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, बाकी ये अपडेट था और उसका नुकसान इनको जो हुआ वो तो इनके सारे शेयर लुढ़कने से हो ही गया। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस विषय पर ज़रूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।